बायोकेमिस्ट्री वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो एंड कीमो। बायो का मतलब होता है आपका लाइफ या लिविंग, एंड कीमो वर्ड का मतलब होता है आपका केमिकल। ठीक है, और जो आपका बायोकेमिस्ट्री वर्ड है ये ड्राइव है आपकी ग्रीक लैंग्वेज से। ठीक है, और जो बायोकेमिस्ट्री वर्ड है ये कॉइन किया था कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में। ठीक है, तो हमने बेसिक्स हमने बायोकेमिस्ट्री हमने पढ़नी है मैक्मिलियन फिजियोलॉजी की फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट में। तो फर्स्ट हमने बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि बायोकेमिस्ट्री आपका टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो एंड कीमो। बायो का मतलब होता है आपका लाइफ और लिविंग, और केमिस्ट्री का मतलब होता है आपका कीमो, कि आपके केमिकल। अगर हम डेफिनेशंस की बात करें व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एट ए मोलिकुलर लेवल, उनके केमिकल लेवल पे उनकी स्टडी करते हैं, उसको हम बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। जैसे हमने बताया था कि आपकी जो बायोलॉजी है इसको फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर क्लासिफाई कर रखा है, जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है। बॉटनी के अंदर आप स्टडी करते हो प्लांट्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, जूलॉजी के अंदर आप पढ़ते हो एनिमल्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, डाइजेशन कैसा है, वो सब आप जूलॉजी के अंदर पढ़ते हो। इसी तरह आपकी जो बायोकेमिस्ट्री है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एट ए केमिकल लेवल। केमिकल लेवल पे हम स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकली किससे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो अब बात करें बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? एनीवन क्वांटिफाई करना चाहेगा कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, या फिर एग्जांपल बताना चाहे कोई? कोमल, कृतिका, सुनीता, मैना, प्लीज या तो आप चैट बॉक्स में भी अपना कमेंट भेज सकते हो। सभी को स्क्रीन दिख रही है ना? क्योंकि आई थिंक रुचि रावत का मैसेज आया है कि स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। दिख रही है सर। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स कोई डिफाइन करना चाहेगा या फिर एग्जांपल? व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स, या फिर हम एग्जांपल्स की बात करें। जैसे हमने बायो का वर्ड बताया, बायो कहीं पे भी मिले आपको, बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स के, लाइफ से रिलेटेड वर्ड होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपके बायोमोलिक्यूल्स आपके लिविंग थिंग्स को फॉर्म करते हैं, उनको हम बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली आप स्टडी करोगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, और बायोमोलिक्यूल्स में भी आप स्टडी करोगे मेनली आप प्रोटीन की स्टडी करोगे। ठीक है, प्रोटीन आपकी नीचे तक विजिबल नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप प्रोटीन, मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ एक बार, थोड़ा डेफिनेशन है क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है इसमें। ठीक है, तो मैमिलियन फिजियोलॉजी आपका पेपर का नाम है जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करेंगे, और जो बायोकेमिस्ट्री है ये आपका ग्रीक वर्ड से ड्राइव है, और जो बायोकेमिस्ट्री टर्म है आपका वो कॉइन किया था कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 के अंदर, और बायोकेमिस्ट्री टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो एंड कीमो। बायो का मतलब है लाइफ एंड लिविंग, एंड कीमो का मतलब है आपका केमिकल्स। ठीक है, तो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से केमिकल से बने हुए हैं उसकी स्टडी करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो आपके बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो लाइफ के अंदर आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कौन कौन से केमिकल से मिलकर बने होते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, उनको बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर में हम बेसिकली हम 4 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स में हम स्टडी करेंगे, फर्स्ट हम स्टडी करेंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो प्रोटीन आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स है, और प्रोटीन मिलकर बना होता है, इसकी मोनोमर जो यूनिट होती है आपकी अमाइनो एसिड्स होती है। ठीक है, तो प्रोटीन मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है। प्रोटीन आपका पॉलीमर है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जिसमें मोनोमर यूनिट है आपकी अमाइनो एसिड। ठीक है, तो आपकी अमाइनो एसिड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स, उनका क्लासिफिकेशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, उनके नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे हम अमाइनो एसिड के। इसके अलावा फिर हम स्टडी करेंगे प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे, हम क्लासिफिकेशंस के बारे में क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे।
ठीक है, तो हम प्रोटीन स्टडी करेंगे। फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स प्रोटीन, प्रोटीन में हम अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर, फंक्शंस, टाइप्स की स्टडी करेंगे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, फंक्शन की स्टडी करेंगे, देन क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो बायोमोलिक्यूल्स है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। ये प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट को डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, तो सेकंड आपका जो बायोमोलिक्यूल्स है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम पॉलीसैकेराइड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इनके क्लासिफिकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे हम। ठीक है, जैसे हम थोड़ा बेसिक्स बताते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को 3 मेन क्लासेस के अंदर क्लासिफाई कर रखा है। एक आपका मोनोसैकेराइड, सेकंड है आपके ओलिगोसैकेराइड, थर्ड है आपके पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई कर रखा है। देन आप ओलिगोसैकेराइड में पढ़ोगे कितने शुगर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो आप ये क्लासिफिकेशंस के अंदर पढ़ोगे। स्ट्रक्चर्स के अंदर आप पढ़ोगे कि आपकी स्टार्च की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेलुलोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। फिर मोनोसैकेराइड्स की हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम ग्लूकोज की, गैलेक्टोज की हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डाइसैकेराइड की हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ठीक है, उनके हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हम फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शंस क्या होता है। जैसे एक मेन फंक्शंस क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी मॉलिक्यूल्स है। इसके अलावा आपकी जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ठीक है, आपकी ग्लाइकोप्रोटीन आपकी ग्लाइकोकैलिक्स के फॉर्मेशंस करते हैं। तो डिफरेंट फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। देन हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स है आपका लिपिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सेम लिपिड्स में भी हम फंक्शंस के बारे में, लिपिड के फंक्शंस क्या है उनकी स्टडी करेंगे, हम स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे एंड उनके क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट जो बायोमोलिक्यूल्स हैं हम विटामिन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, विटामिन्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस यूनिट में, और हम पढ़ेंगे इसमें एंजाइम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पढ़ने हैं। सेकेंड यूनिट के अंदर हमें लिपिड्स, विटामिन्स और एंजाइम्स पढ़ने हैं। ठीक है, थर्ड यूनिट में हम न्यूट्रिशंस पढ़ेंगे और फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे आपकी मसल्स के बारे में और बोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये आपका सिलेबस है जो आपको स्टडी करना है, बिल्कुल बेसिक्स। आपको बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पता होना चाहिए, टर्म किसने कॉइन की थी और बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। बायोकेमिस्ट्री में हम बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स की हम स्टडी करेंगे और क्या क्या उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो एक फ्लो चार्ट था आपका, ये बेसिक आपके सिलेबस था। ठीक है, जो आपको पढ़ना है। ठीक है, अब वन बाय वन फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो चैप्टर का आपका टॉपिक है वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हमने बताया बायोकेमिस्ट्री की हम बात करें, बायोलॉजी की बात करें या फिर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, तो हम लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज लिविंग थिंग्स, कि लिविंग क्या है, क्या प्रॉपर्टीज है जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है। कोई एनीवन बताएगा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज होती है। बात कर रहे हैं हम सिमिलरिटी की। ठीक है, डिसिमिलरिटी की भी बात करेंगे हम, या फिर हम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं सिमिलरिटी की बात करें, तो क्या क्या सिमिलरिटी होती है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। एनीवन? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में सिमिलरिटी की हम बात करें तो फर्स्ट जो सिमिलरिटीज होती है, हम बात करें एलिमेंट्स की बात करें। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स जो एलिमेंट, जैसे हम बता रहे 4 में आपके एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन 4 आपके एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो आपके जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी उनके अंदर जो एलिमेंट्स है
जैसे हम स्टोन्स की बात करें, सैंड की बात करें, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करें, या फिर हम पेपर की बात करें, हम नोटबुक की बात करें, या फिर हम वुड की बात करें, तो आपके नॉन लिविंग थिंग्स है। उनके अंदर भी आप केमिकली एलिमेंट्स की बात करें तो सेम टाइप एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट अगर हम सिमिलरिटी की बात करें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर, तो सिमिलरिटी होती है आपकी एलिमेंट्स, दोनों के अंदर सिमिलर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड हम सिमिलरिटीज की बात करें तो सेकंड जो सिमिलरिटी होती है वो सिमिलरिटी होती है आपकी कि दोनों आपके लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो आपके फिजिकल प्रिंसिपल है, फिजिकल प्रिंसिपल है, उनको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, आपके जो फिजिकल प्रिंसिपल है उनको फॉलो करते हैं। तो मैं इस तरफ लिख रहा हूँ दोनों में सिमिलरिटी है। तो कौन कौन से फिजिकल प्रिंसिपल्स है, लाइक आपके जैसे हम ग्रेविटेशन की बात करें, तो आपके लिविंग थिंग्स हो या फिर आपके नॉन लिविंग थिंग्स हो, सभी क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करते हैं, ग्रेविटेशन का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हैं। अगर हम किसी भी चीज को, जैसे मैं यहाँ से डस्टर आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको अगर मैं नीचे की तरफ कॉल करूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स को फॉलो करके क्या करेगा, नीचे की तरफ क्या करेगा, डाउन फॉल होगा। तो ये फिजिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है। सेम थिंग अगर मैं किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, मान लो मेरे पास कैट है, मैंने कैट को यहाँ पे उठाया और उसको मैंने यहाँ से छोड़ दिया, तो नीचे की तरफ गिरेगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट कर दिया। तो आपके लिविंग थिंग्स हो या फिर आपके नॉन लिविंग थिंग्स हो, सभी क्या करते हैं, अपने जो फिजिकल प्रिंसिपल्स है उनको क्या करते हैं, ओबे करते हैं। लाइक ग्रेविटेशन है, मैग्नेटिज्म है, ठीक है। इसके अलावा आपका मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन के बाद डिफरेंट आपके जो फिजिकल प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, ये तो हमने सिमिलरिटीज की बात की है कि सिमिलरिटीज एलिमेंट सेम होते हैं और फिजिकल प्रिंसिपल को दोनों क्या करते हैं, ओबे करते हैं। अब बात करते हैं डिसिमिलरिटीज की बात करें या यूनिक फीचर्स की बात करें जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, आप सभी अपने नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। ठीक है, जो भी लिख रहा हूँ या फिर आप अपनी नोटबुक से बुक से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यूनिक फीचर्स की बात करें, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स के अंदर होता है वो कैसे होते हैं, आपके मोर्फस होते हैं। मोर्फस का मतलब होता है कि उनकी क्या होती है, डेफिनेट क्या होती है, साइज होता है, डेफिनेट साइज होता है, डेफिनेट उसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और डेफिनेट उसी की क्या होती है, शेप। ठीक है, दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, मोर्फस होते हैं। जैसे हम बात करें ह्यूमंस की बात, ह्यूमन की अगर हम हाइट की बात करें, साइज की बात करें, तो ह्यूमन की हाइट अगर मैं कहूं 15 फीट होती है तो आप मानोगे नहीं। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि उसकी डेफिनेट शेप होती है, साइज होता है उसका। ठीक है, जैसे हम आपने पढ़ा है इजी वे से, आप मेडुला की स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो मेडुला की स्ट्रक्चर में कहूं सिलेंड्रिकल है तो आप नहीं मानोगे, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, अम्ब्रेला शेप की होती है। तो दैट्स व्हाई जितने भी आपके लिविंग थिंग्स है उनके अंदर क्या होता है, वो मोर्फस होते हैं, उनका साइज डेफिनेट होता है, उनकी स्ट्रक्चर डेफिनेट होती है और शेप क्या होते हैं, उनकी डेफिनेट्स होते हैं। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो है आपका मोर्फस। ठीक है, उनके अंदर डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड साइज प्रेजेंट होता है। सेकंड हम बात करें कि आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, आपके लोकोमोशन शो करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या करते हैं, वो मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपना हैंड ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ ये। ठीक है, या मैं बोल रहा हूँ, अब तो मेरा जो जा है वो बार बार अप एंड डाउन मूव कर रहा है, तो ये एग्जांपल आपका मूवमेंट का। ठीक है, तो मैं लिविंग थिंग्स हूँ, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, मूवमेंट शो कर रहा हूँ। तो प्लांट क्या करते हैं, ओनली मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट मूवमेंट आप जो पढ़ोगे तो प्लांट क्या करते हैं, ओनली मूवमेंट शो करते हैं। बात करें हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स क्या करते हैं, आपका लोकोमोशंस भी शो करते हैं और आपका मूवमेंट भी शो करते हैं। जैसे मैं हैंड को अप एंड डाउन कर रहा हूँ, या फिर मैं बोलने के लिए, स्पीच के लिए अपनी टंग को अप एंड डाउन कर रहा हूँ, या मेरी जा अप एंड डाउन होती है, ये एग्जांपल है हमारा मूवमेंट का। या फिर मैं लोकोमोशंस का एग्जांपल दूं तो मैं यहाँ से थोड़ा चल के इस तरफ आ जाऊँ, या फिर मैं वापस अपने पोजीशंस पे आ गया, तो मैं अपनी पोजीशंस के अंदर जो चेंज कर रहा हूँ, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा हूँ, वो एग्जांपल है आपका लोकोमोशंस का।
तो आपके जो एनिमल्स हैं बोथ लोकोमोशंस भी शो करते हैं और मूवमेंट भी शो करते हैं, बट आपके जो प्लांट है वो ओनली मूवमेंट शो करते हैं। जैसे आपकी लीफ है, आपकी लीफ क्या करती है, अप एंड डाउन मूव करते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के प्लांट मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स के हेल्प से आपकी जो रूट है डाउन डिलीट हो जाती है, वो मूवमेंट है, रूट का मूवमेंट है। आपकी सनलाइट है, डिफरेंट प्लांट्स है जो सनलाइट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज करते हैं। जैसे सनफ्लावर की बात करें तो वो भी एग्जांपल है मूवमेंट का। तो डिफरेंट प्रोसेस से क्या करता है, प्लांट मूव करता है। तो सेकंड जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका लोकोमोशंस एंड मूवमेंट। थर्ड बात करें हम कि जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, अडेप्टेशन शो करते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, अडेप्टेशन शो करते हैं। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो हम ह्यूमंस दो टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, एक आपके होते हैं एंडोथर्मिक, एक होते हैं आपके एक्सोथर्मिक एनिमल्स, ठीक है। तो सभी अपने आप को एनवायरमेंटल कंडीशंस में, डिफरेंट जो एनवायरमेंटल कंडीशंस में उसमें सर्वाइव होने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं। और अडेप्ट कैसे करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज आएंगे, ठीक है, उसके अंदर इंटरनल चेंज आएंगे ताकि वो अपने आप को अडेप्ट कर सके, जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर सके, ठीक है। तो थर्ड जो प्रोसेस है आपका अडेप्टेशन है। जैसे हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, गर्मियों की हम बात करें, समर डेज की अगर हम बात करें, तो समर के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं हाई टेम्परेचर के कारण। क्योंकि ह्यूमन का अगर हम टेम्परेचर की बात करें वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। अगर ये इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दोनों क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर डिजीज काज करता है। अगर हाई टेम्परेचर हो रहा है तो फीवर काज करता है, ठीक है। आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसको बैलेंस करने के लिए आपकी क्या बॉडी क्या करती है, अपने आप को क्या करती है, अडेप्ट करती है उस एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। जैसे स्वेट का हमने एग्जांपल दिया, आपकी जो स्वेट ग्लैंड है स्वेट प्रोड्यूस करती है, और वो स्वेट क्या करती है, आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है आपका अडेप्टेशन। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका ग्रोथ, ठीक है, कि जो लिविंग थिंग्स है वो क्या करती है, ग्रोथ शो करती है, ठीक है। तो ग्रोथ क्या होता है, किसी भी एनिमल हो, प्लांट हो, किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर अगर उसका साइज इंक्रीज हो रहा है और उसका मास इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो इंडिविजुअल लिविंग थिंग्स क्या कर रहा है, आपका ग्रोथ शो कर रहा है, ठीक है। बट जो ग्रोथ है वो लिविंग थिंग्स का क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर, नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। ग्रोथ क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। नॉन डिफाइनिंग फीचर्स क्यों है, क्योंकि अगर हम बात करें, हम माउंटेन की बात करें, ठीक है, हम रॉक माउंटेन की बात करें या फिर हम सैंड माउंटेन की बात करें, जैसे राजस्थान में जो एयर आपकी है, तो आप देखते हो कि मरुस्थल के अंदर एक बार तो कहीं पे आपका माउंटेन बन गया सैंड का एक, तो उसमें भी क्या हो रहा है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, उसका मास इंक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई आपके जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी ग्रोथ शो करते हैं, और आपके जो लिविंग थिंग्स है वो भी क्या करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो आपका कैसा फीचर है, नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ की बात करें, ठीक है। तो दो टाइप्स की ग्रोथ होती है, एक होती है आपकी इंटरनल ग्रोथ, एक होती है आपकी एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ, सेकंड है आपकी एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है। अब बात करें, अगर आपके क्वेश्चंस आए, अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस आए, एंट्रेंस में क्वेश्चंस आए कि ग्रोथ आपका डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है, तो आपका आंसर क्या होगा कि ग्रोथ आपका क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर। बट हम बात करें एक्सटर्नल ग्रोथ का बात करें, तो एक्सटर्नल ग्रोथ भी क्या है, आपका नॉन डिफाइनिंग फीचर है आपके नॉन आपके लिविंग थिंग्स का। बट हम बात करें इंटरनल ग्रोथ की बात करें, तो इंटरनल ग्रोथ, इनर ग्रोथ, जैसे ह्यूमंस की हम बात करें तो हमारी जो ग्रोथ होती है वो हमारी इनर ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इंटरनल ग्रोथ होती है आपकी डिफाइनिंग फीचर्स, ये ओनली लिविंग थिंग्स में शो करती है। जो हमने माउंटेन्स वाला एग्जांपल बताया, ग्लेशियर्स वाला एग्जांपल बताया, आइस के जो ग्लेशियर बन जाते हैं वो आपके एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ नहीं होती। तो एक्सटर्नल ग्रोथ है नॉन डिफाइनिंग फीचर, इंटरनल ग्रोथ है आपका डिफाइनिंग फीचर। अब हम बात करते हैं कि ग्रोथ के बारे में हमने देख लिया, सेल और मास इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, उसको हम ग्रोथ कह रहे हैं। हमने टाइप देख लिया, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग ग्रोथ होती है। अब हम बात करें कि ग्रोथ, जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रोथ किस टाइम तक शो करते हैं, कितनी एज तक शो करते हैं, कितने टाइम तक शो करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करें कि आपके एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स के अंदर ग्रोथ की बात करें तो एनिमल्स में ग्रोथ क्या होती है, सर्टेन पीरियड तक होती है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। या फिर हम एज कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एज तक ही जो एनिमल्स है उनकी जो ग्रोथ है वो पर्टिकुलर टाइम तक होती है। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो ग्रोथ होती है 21 से 24 एज, मैक्सिमम 24 एज तक ही आपकी जो हाइट है वो क्या करती है, इंक्रीज होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर ग्रोथ आती है आपकी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए या फिर सर्टेन एज तक लिए। जैसे ही आपका एनिमल उस एज को अटेन करेगा उस एनिमल्स के अंदर क्या होगी, ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। बट हम बात करें प्लांट्स की बात करें, प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होती है, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, पूरी लाइफ स्पैन होती है। जब तक वो डेड नहीं होता, जब तक उसकी सेल क्या होती है, ग्रो करती रहती है, मल्टीपल डिवाइड करती रहती है। तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूअस होती है, टिल दी डेथ तक होती है। बट एनिमल्स के अंदर क्या होती है, सर्टेन एज ऑफ पीरियड तक होती है। तो फोर्थ आपका कैरेक्टरिस्टिक था लिविंग थिंग्स का, वो आपका था ग्रोथ। लिविंग थिंग्स क्या है, आपके ग्रोथ शो करते हैं। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, आपके प्रॉपर्टीज की बात करें लिविंग थिंग्स की, तो आपके जो लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं, आपके रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। व्हाट इज रिप्रोडक्शंस, एनीवन? दीक्षा, बिंदु, कनिका, अनिता, अंजू? Biological process in which an organism ये वो प्रोसेस है जिससे आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या करते हैं, आपके यंग वंस, आपके जो न्यू ऑफस्प्रिंग है उनको प्रोड्यूस करते हैं। उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। या फिर ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज कर लो या ह्यूमंस यूज कर लो। तो आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिस प्रोसेस से न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, रिप्रोडक्शंस के नाम से, ठीक है। तो एवरी लिविंग थिंग्स क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। अगर कोई भी एनिमल रिप्रोड्यूस नहीं करे तो उसकी स्पीसीज क्या हो जाएगी, सम टाइम के बाद क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, थोड़े टाइम बाद लुप्त हो जाएगी। क्यों? अगर एक स्पीसीज मान लो, जैसे मैं ये एक डॉग बना रहा हूँ, ये आपकी कोई एक इंडिविजुअल था, ठीक है, इसने रिप्रोडक्शन हो गया, अपने नंबर 1 से क्या हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, इसने अपने नंबर को इंक्रीज किया। मान लो अब ये वाली जो स्पीसीज थी इसने रिप्रोडक्शंस, आपका जो प्रोसेस था वो स्टॉप हो गया, आपका रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहा है, और आपका जो थर्ड वाला जो आपका ऑफस्प्रिंग है ये रिप्रोडक्शन शो कर रहा है। तो आपकी थर्ड वाला जो प्रोजेनी है ये आपकी कंटिन्यूअस अपने नंबर्स को क्या करेगी, इंक्रीज करती रहेगी। बट जो सेकंड जो आपकी स्पीसीज है ये स्पीसीज आपकी क्या हो जाएगी, थोड़े टाइम बाद लुप्त हो जाएगी। जैसे इसकी डेथ हुई, मींस स्पीसीज की डेथ होगी क्योंकि इसने रिप्रोड्यूस नहीं किया, अपने नंबर को इंक्रीज नहीं किया। तो रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस है अपनी लाइफ को, इंटीग्रिटी को कंटिन्यू करने के लिए, अपनी स्पीसीज रेस को क्या करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए जो रिप्रोडक्शंस है वो एसेंशियल है, ठीक है। तो हमने एसेंशियलिटी देखी, रिप्रोडक्शंस एसेंशियल क्यों है, डेफिनेशंस क्या है इसकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस की, कि रिप्रोडक्शंस कितने टाइप के होते हैं। तो रिप्रोडक्शंस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फर्स्ट है आपका एसेक्सुअल, सेकंड है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। 2 टाइप के रिप्रोडक्शंस होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, 2 इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। 2 इंडिविजुअल पार्टिसिपेट टू प्रोड्यूस यंग वंस, और 2 इंडिविजुअल में एक इंडिविजुअल आपका क्या होता है, मेल होता है, और एक क्या होता है आपका
फीमेल होता है। ठीक है, एक आपका मेल होता है, एक आपका क्या होता है, फीमेल होता है। दो इंडिविजुअल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की। आपका जो मेल जो आपका इंडिविजुअल है वो मेल गैमेट की फॉर्मेशन करेगा, और जो मेल गैमेट होता है वो आपका क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। मेल गैमेट स्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। फीमेल क्या करेगी, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगी, और फीमेल गैमेट क्या होता है आपका, ओवा, एग या ओवम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम स्पर्मेटोजोआ के नाम से जानते हैं। तो मेल इंडिविजुअल मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा। फीमेल गैमेट ओवा या एग को प्रोड्यूस करेगा। सेकंड हम बात करें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो आपके गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, नो गैमेट फॉर्मेशन। और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है, आपके गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कौन कौन से गैमेट, मेल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, फीमेल के अंदर क्या होगी, ओवा और एग की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे नो गैमेट्स फॉर्मेशन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ना ही आपके गैमेट फॉर्मेशंस, अगर गैमेट फॉर्म नहीं हुए तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इनके अंदर जाइगोट की फॉर्मेशंस भी नहीं होगी। ठीक है, नो फर्टिलाइजेशन, नो जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है, गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होती। और अगर हम बात करें जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होता है आपका सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये नहीं है कि ये ओनली सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, बट मोस्ट कॉमन होता है आपका सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। और आपका एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है मोस्ट कॉमन होता है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस थे। अगर हम वेरिएशंस की बात करें तो इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसमें जो वेरिएशंस है, नो वेरिएशन प्रोड्यूस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपकी वेरिएशंस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हम एग्जांपल की बात करें तो अमीबा के अंदर एसेक्सुअल, कोई भी आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का आप एग्जांपल दे सकते हो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के आपके एग्जांपल है जैसे ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। ठीक है, कैट की हम बात करें, ठीक है, तो ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो फिफ्थ जो आपका कैरेक्टरिस्टिक था वो आपका रिप्रोडक्शन था। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत इसमें याद रखना है, जैसे हमने बताया कि आपका जो मेल है वो मेल गैमेट आपका स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, फीमेल आपकी क्या करेगी, फीमेल गैमेट एग की फॉर्मेशन करेगी। आपके जो गैमेट है ये गैमेट आपके कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अगर ह्यूमंस की बात करें तो 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपके गैमेट्स कैसे होंगे, आपके हैप्लॉइड नेचर के होंगे। आपके फ्यूजन ऑफ गैमेट को हम किस नाम से जानते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स known as fertilization and the result of fertilization form zygote। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रोसेस था आपके मेल ने मेल गैमेट, फीमेल ने फीमेल गैमेट प्रोड्यूस किया, आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। अब इस जाइगोट में क्या होगा, आपका क्लीवेज प्रोसेस होगा। ठीक है, मल्टीपल माइटोटिक डिविजन्स होंगे जिससे आपका क्या होगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, इसमें मेल गैमेट्स स्पर्म की फॉर्मेशन करेगा, गैमेट्स आपके हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड के होंगे, अगर यहाँ पे डिप्लॉइड होते तो ईच जनरेशन में जो आपकी प्लॉइडिंग है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे फर्स्ट में जैसे आपकी डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड आपकी डबल हो जाएगी। हर बार जो आपकी जनरेशन है वो आपकी क्या हो जाएगी, प्लॉइडिंग इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके अलावा एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे आपका फिजन होता है, फिजन के अंदर भी आपके टाइप है, जैसे बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है। फिर आपका जो बाइनरी फिजन है उसको भी फर्दर क्लासिफाई करा है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन, कि किस प्लेन से हम जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होता है। अगर लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन से कट हो रहा है तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन्स के नाम से जानते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। अगर वो ट्रांसवर्स से कट हो रहा है तो उसको हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन्स के नाम से जानते हैं। अगर वो किसी भी प्लेन से कट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ऑब्लिकली बाइनरी फिजन्स।
अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपका जो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन है ये प्रेजेंट होता है आपका पैरामीशियम के अंदर, लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंट होता है आपका यूरेनिया के अंदर प्रेजेंट होता है, और ऑब्लिक प्रेजेंट होता है आपका अमीबा के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स आपके फ्यूजन्स के आपके बाइनरी फ्यूजन। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशंस होता है स्पाइरोगायरा के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस पढ़ते हैं, स्टेम्स, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, लीफ, रूट। ठीक है, तो किसी भी पार्ट से हम क्या करते हैं, न्यू प्लांट को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। जो पार्ट से हम फॉर्म करते हैं उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के नाम से। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है आपका वो होता है आपका इवोल्यूशन। ठीक है, और इवोल्यूशन कब का होगा, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो रिक्वायरमेंट होता है आपका वेरिएशन। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वेरिएशन शो करता है। और ये वेरिएशन क्यों शो करता है, उसको अपने डिफरेंट एनवायरनमेंट में अपने आप को जब अडेप्ट किया तो अडेप्ट करने के लिए अपने बॉडी में क्या लिए, कुछ मोर्फोलॉजिकल कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस लाए। उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। और यही वेरिएशंस क्या कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स को क्या करते हैं, इवोल्व कर रहे हैं। जैसे हम इवोल्यूशंस की बात करें तो किसी भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स का इसमें चेंज होना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंज होना, या फिर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मल्टी सेलुलर में चेंज होना, या फिर आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स का हायर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज होना, उसको हम इवोल्यूशंस के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इवोल्यूशंस, आपकी दो टाइप की सेल्स की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें और यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, तो आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, आपके सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है वो फर्स्ट इवॉल्व हुए थे, देन आपके क्या हुए, यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए। ठीक है, तो आपके प्रोकैरियोट्स फर्स्ट। तो आपका माइंड में क्वेश्चंस आना चाहिए जैसे इवोल्यूशंस आता है तो कि आपकी जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से आपके जो यूकैरियोट्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस की इवोल्यूशंस कैसे हुआ, एक सेल से कैसे ह्यूमन फॉर्म हो गया, कौन कौन से चेंजेस आए जिसके कारण आपकी सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन हुई, ये सब हम पढ़ते हैं इवोल्यूशंस के अंदर। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इवोल्यूशन शो करता है बाय द प्रोसेस ऑफ वेरिएशन। और वेरिएशंस का जो होते हैं ड्यू टू अडैप्टेशन, वो अपने आप को अडैप्ट करता है। सेकंड वेरिएशंस कौन होते हैं, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि आपके हाफ जो जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके मदर से आते हैं और हाफ किससे आते हैं, मदर से आते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आपकी जो वेरिएशंस है वो आपके क्या करती है, इवोल्यूशंस का। ठीक है, तो ये सिक्स्थ जो कैरेक्टरिस्टिक था आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो है आपका इवोल्यूशन। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका होमियोस्टेसिस। आप में से कौन बताएगा व्हाट इज होमियोस्टेसिस? इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, टेम्परेचर को। तो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करना, मेंटेन करके रखता है आपका लिविंग थिंग्स। तो इंटरनल एनवायरनमेंट जैसे हम ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, अगर ह्यूमंस की हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें, इंटरनल एनवायरनमेंट में हम टेम्परेचर की बात करें, हम फिजियोलॉजिकल पीएच की बात करें, ठीक है, या फिर हम वाटर की बात करें, ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमन की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, इंटरनल टेम्परेचर की। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है आपका, एट्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका लाइफ स्पान। और लाइफ स्पान लिविंग थिंग्स के अंदर कैसा होता है, डेफिनेट लाइफ स्पान होता है। ठीक है, लाइफ स्पान की बात करें तो लाइफ स्पान क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है या फिर टाइम ड्यूरेशन होती है, टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ टू नेचुरल। तो लाइफ स्पैन एक टाइम पीरियड है बर्थ टू नेचुरल डेथ का, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, लाइफ स्पैन से जानते हैं। और जो लाइफ स्पैन है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैसे होता है, डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। डेफिनेट लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है कि आपकी अगर हम एज की बात करें, जैसे ह्यूमन का एग्जांपल हो, तो ह्यूमन की जो एज है वो अप्रोक्सीमेटली 60 इयर्स है। ये नहीं कि कोई पर्सन 300 ईयर तक सर्वाइव कर रहा है, तो उसकी नेचुरल लाइफ एवरेज की बात करें तो एवरेज 60 है। आपकी ये 100, 120 कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे आप देखते हो कि अखबार के अंदर न्यूज़पेपर में आप देखते हो कि 127 ईयर का कोई एक ओल्ड पर्सन है या ओल्ड लेडी है, मैन है, तो वो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अगर एवरेज की बात करें, अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज होता है आपका 60, पहले 100 ईयर्स का। ठीक है, अब ये हम जाएगी
जो ह्यूमन है उसकी लाइफ स्पैन 300 ईयर है, तो ये आपके बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेट लाइफ स्पैन है। ये नहीं कि ह्यूमन 300 ईयर तक सर्वाइव करता है, उसकी लाइफ स्पैन होता है। तो ईच एंड एवरी लिविंग थिंग्स का क्या होता है, डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। जैसे हमने ह्यूमंस की बात की। सेकंड अगर हम बात करें पैरेट की बात करें, तो रो की बात करें एंड पैरेट की बात करें, ठीक है, दोनों बर्ड्स है आपके, दोनों की साइज की बात करें तो साइज इतना दोनों का क्या होता है, सिमिलर साइज के होते हैं, सेम साइज के होते हैं। बट अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें, किसका ज्यादा होता है, रो का ज्यादा होता है या पैरेट का? पैरट का। पैरेट का। तो हम एक कंक्लूजन इस बात से कि आपका ये नहीं है कि कोई एनिमल्स है सिंगल सेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है या फिर उनका साइज सिमिलर है, तो उनकी जो लाइफ स्पैन है, सिंपल जो ऑर्गेनिजम्स है या फिर सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है, उसकी लाइफ स्पैन क्या होगी, आपकी शॉर्ट होगी। या फिर आपका जो लार्ज एनिमल्स है, जैसे हम एलिफेंट की बात करें, तो क्या करेगा, लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगा। तो ये कोई थिंग नहीं होती, तो इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है आपका साइज से। तो लाइफ स्पैन का साइज से कोई कोरिलेशन नहीं है, इंटर रिलेशन नहीं है, कोई सिमिलरिटी नहीं है कि अगर कोई एनिमल्स है सिमिलर साइज के है तो वो सिमिलर लाइफ स्पैन होगा, ठीक है। तो ऐसे तो एलिफेंट की लाइफ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता आपके साइज के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। आप थोड़ा अटेंडेंस ले लेते हैं आप लोगों की। आप सभी चैट में, मैं चैट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस टाइम, आप अपने चैट में अपने रोल नंबर डाल दीजिए, मैसेज कर दीजिए, रोल नंबर और नेम दोनों, ठीक है, मैसेज कर दीजिए। नाम और रोल नंबर दोनों चीज डालनी है आप लोगों को। नाम और रोल नंबर दोनों से मतलब नेक्स्ट टाइम से जब क्लास होगी तो आपकी 3 बार अटेंडेंस ली जाएगी। आप 3 बार अपने मैसेज में ड्रॉप कर देना अपने रोल नंबर और नाम। एक क्लास स्टार्ट हो जब, एक क्लास एंड हो जब, एक मिडल में, या फिर मैं बता दूंगा किस टाइम करना है, ताकि कुछ बच्चे ऑन करके छोड़ देते हैं और क्लास नहीं करते। it 19 M 102 M 102 निखिल, निखिल समझ आ रहा है? साक्षी, सारिका, सभी ने डाल दिया अपनी अटेंडेंस? yes sir Yes, sir. देखिए फिर देख लीजिए आगे के अटेंडेंस अटेंडेंस में ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। निखिल ने ऑन करके तो छोड़ रखा है, निखिल आपने?
प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी की थी प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज की स्टडी की थी, जिसमें हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, आपका मोर्फस होता है, डेफिनेट उनकी शेप होती है, स्ट्रक्चर होती है और उनका साइज होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडैप्टेशन शो करता है, एवोल्यूशन शो करता है, होमोस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, पीएच को मेंटेन करता है और एज वेल एज अपनी जो वाटर की अमाउंट है उसको भी मेंटेन करके रखता है। डिफरेंट मेथड्स है, डिफरेंट रेगुलेटरी मेथड्स है जो रेगुलेट करने का काम करते हैं टेम्परेचर को, पीएच को एंड एज वेल एज आपके वाटर की अमाउंट। डिफरेंट हार्मोन्स है जो एक्ट करते हैं आपकी बॉडी में टेम्परेचर को और पीएच को मेंटेन करने के लिए और आपकी वाटर की अमाउंट को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट हमने देखा था कि आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रोथ शो करते हैं। हमने ग्रोथ के टाइप देखे और कौन से, जैसे हमने देखा कि प्लांट आपके थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ग्रो करते हैं और एनिमल सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं। इसके अलावा हमने रिप्रोडक्शन देखा कि लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन शो करते हैं और दो टाइप के रिप्रोडक्शन शो करते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने डिफरेंस देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दो कैरेक्टरिस्टिक बच गए थे आपके लिविंग थिंग्स के। एक था आपका मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एक है आपका मेटाबॉलिज्म। तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, कोई डिस्क्राइब करेगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एनीवन? All sum of chemical reaction takes place inside the living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड उसकी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उन सभी के सम को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म ऑल सम ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सभी केमिकल रिएक्शन को कलेक्टिवली हम किस नाम से जानते हैं? मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। और जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कुछ एग्जांपल की बात करें, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें, जैसे आपकी जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ये एक एग्जांपल आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन का। या फिर हम डाइजेस्टिव जो रिएक्शन है आपका फूड का जो डाइजेशन होता है वो आपकी जो रिएक्शन है वो आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन है। इसके अलावा हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेटिक जो रिएक्शंस है वो एग्जांपल आपका मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। इसके अलावा आपका जब फूड का जब रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वो भी सम एग्जांपल आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन का। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैंने बताए मेटाबॉलिक रिएक्शंस के, जैसे प्रोटीन के सिंथेसिस होते हैं, आपके न्यूक्लियोटाइड का मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, फूड का डाइजेशन होता है, प्लांट के अंदर फूड की सिंथेसिस होती है और फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है, आपकी जो क्रेब्स साइकिल है, आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, आपकी ग्लाइकोलाइसिस है, उनमें भी क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होते हैं और इन सभी केमिकल रिएक्शन को हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल सम केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं और डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उन सबको कलेक्टिवली हम क्या कह रहे हैं? मेटाबॉलिज्म के नाम से। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है ये दो टाइप की रिएक्शंस होती है, एक होती है आपकी कैटाबॉलिक रिएक्शन, एक होती है आपकी एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी एनाबॉलिक, सेकंड होती है आपकी कैटाबॉलिक। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एनाबॉलिक वो रिएक्शन होती है जिसमें कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल चेंज हो, किसमें? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, उस रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? एनाबॉलिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल किसमें चेंज हो रहा है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है, उसको हम एनाबॉलिक रिएक्शंस के नाम से। एनाबॉलिक जो रिएक्शन है इसको हम सिंथेटिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। सिंथेटिक
यस, क्योंकि इसमें सिंथेसिस हो रही है। जैसे हम एग्जांपल ले सिंपल मॉलिक्यूल, जैसे हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें, ट्रांसलेशंस की बात करें, तो उसमें सिंपल मॉलिक्यूल है आपका अमीनो एसिड, आपकी डिफरेंट सिंपल अमीनो एसिड्स क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपकी प्रोटीन की फॉर्मेशंस करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है आपका एनाबॉलिक रिएक्शन का। इसको हम सिंथेटिक रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें सिंथेसिस हो रही है। जैसे हमने अमीनो एसिड से आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, दैट्स व्हाई एनाबॉलिक रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, सिंथेटिक रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। सेकंड जो रिएक्शन है वो है आपकी कैटाबॉलिक रिएक्शन, और कैटाबॉलिक रिएक्शन आपकी एनाबॉलिक रिएक्शंस की अपोजिट है। आपके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनका जब ब्रेकडाउन होता है तो किसमें चेंज हो गया, आपके सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर चेंज होते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कैटाबॉलिक रिएक्शन। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, आपकी प्रोटीन का डिग्रेडेशन मान लो, या फिर आपके जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है, जब डाइजेस्टिव जो रिएक्शंस है उसमें आपका जो कार्बोहाइड्रेट है जो आपने फूड में यूज किया है उसका ब्रेकडाउन होना मोनोसैकराइड्स में, ग्लूकोज के अंदर, ये एग्जांपल है आपका कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो आपकी कैटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई आपकी जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है इसको हम डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन के नाम से जानते हैं, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन के नाम से। नेक्स्ट हम डिफरेंस की बात करें तो आपकी जो एनाबॉलिक रिएक्शंस है, आपके सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गए। जैसे मैं रिएक्शंस जैसे डिफरेंट सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक सर्कल आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगल अमीनो एसिड का, आपकी डिफरेंट अमीनो एसिड आपस में बॉन्ड बना के, पेप्टाइड बॉन्ड बना के क्या करेंगे, आपकी एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशंस करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस करेंगे। इस प्रोसेस को, इस केमिकल रिएक्शंस को हम किस नाम से जानेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शंस। तो आपकी सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स बन रहा है, आपके पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशंस हो रही है। तो बॉन्ड फॉर्मेशंस में आपको पता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशंस में हमेशा क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होते हैं उनको हम जानते हैं एंडोथर्मिक के नाम से। तो एनाबॉलिक जो रिएक्शन है वो आपकी कैसे होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड आपकी कैटाबॉलिक की बात करें, जैसे हम डाइजेशन की बात करें, आपके जैसे कोई भी ग्लूकोज की पॉलीसैकराइड चेन है, ठीक है, ये आपस में बॉन्ड बना रखते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब इनका ब्रेकडाउन होगा, स्मॉल फ्रैगमेंट के अंदर ये ब्रेकडाउन होगी, मोनोमर यूनिट में जब ये ब्रेकडाउन होगी तो इनके अंदर जो बॉन्ड है, बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा। जब बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी क्या होगी, इनके अंदर जनरेट होगी, लिबरेट होगी। दैट्स व्हाई जो आपकी कैटाबॉलिक रिएक्शन है इनको हम एक्सोथर्मिक। सर तेज बोलो थोड़ा। सभी के साथ प्रॉब्लम है या फिर आपके साथ है? यस सर, थोड़ा तेज बोलो। तो हम बात कर रहे थे कैटाबॉलिक रिएक्शन की। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जैसे हम पॉलीसैकराइड्स की बात करें तो पॉलीसैकराइड्स में डिफरेंट आपकी जो मोनोमर है, जैसे हम ग्लाइकोजन की बात करें तो आपका जो ग्लाइकोजन है वो डिफरेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मेकअप होता है, और ये आपस में बॉन्ड जो बनाते हैं, बीच में दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से। जब बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी क्या होती है, आपकी लिबरेट होती है, एनर्जी जनरेट। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जो कंप्लीट होती है तो एनर्जी क्या हो, जनरेट हो। उन रिएक्शंस को हम किस नाम से जानते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने के लिए क्या हो, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो, उनको हम एंडोथर्मिक के नाम से जानते हैं। जिनमें रिलीज हो कंप्लीट होने के बाद रिएक्शन, उनको हम एक्सोथर्मिक के नाम से। ठीक है, तो हमने कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस का एग्जांपल देखा, टाइप देखा कि कौन-कौन से टाइप की आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उनमें भी हमने एग्जांपल देखा कि कौन सी आपकी एनाबॉलिक रिएक्शन है, कौन सी आपकी कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, मेटाबॉलिज्म शो करता है। ठीक है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करता है, वो एनाबॉलिक रिएक्शंस भी शो करता है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी शो करता है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल पूछूं, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो आपका कैटाबॉलिक रिएक्शंस का एग्जांपल है या एनाबॉलिक रिएक्शन? साक्षी, सोहित, सोनम, रेस्पिरेशन एग्जांपल है कौन सी कैटाबॉलिक रिएक्शन का? एनाबॉलिक, एनाबॉलिक, एनीवन? कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, सर कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक होती है रेस्पिरेशन आपका, उसमें
उससे कैटाबोलिज्म भी होता है और एनाबोलिज्म भी होता है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है, ये नीट में आया हुआ है 2 बार। आपकी जो रेस्पिरेशन है वो आपका एम्फीबैटिक, ठीक है, एम्फीबोलिक है, उसमें एनाबोलिक भी होते हैं, कैटाबोलिक। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं, फोटोसिंथेसिस कौन सी रिएक्शन है आपकी, कैटाबोलिक या एनाबोलिक? बताओ जल्दी। एनाबोलिक। एनाबोलिक। मैं डाइजेशन की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेस्टिव जो रिएक्शन है वो किसका एग्जांपल आपका? कैटाबोलिक। कैटाबोलिक। इसमें चेंज हो रहा है, सिंपल के अंदर चेंज हो रहा है। अगर आप याद करना चाहो तो आप कैटाबोलिक का सी ले सकते हो। कैटाबोलिक का फर्स्ट आपका सी मींस कॉम्प्लेक्स सिंपल में चेंज हो रहा है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं आपके कैटाबोलिक रिएक्शंस के जो आपकी बॉडी में क्या होते हैं, टेक्स प्लेस होते हैं। जैसे मैं आपकी बॉडी के अंदर टेंपरेचर की बात करूं, आपकी बॉडी का टेंपरेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और आपकी बॉडी को 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी में 2 हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बॉडी के टेंपरेचर को रेगुलेट करते हैं। कि आपकी बॉडी को टेंपरेचर को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, कौन से हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में टेंपरेचर को रेगुलेट करते हैं? कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जो आपकी बॉडी में टेंपरेचर को मेंटेन करने का काम करती है? जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जैसे एक्जाबोलिक है और आपकी जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो आपकी रिएक्शंस है, उन रिएक्शंस के अंदर जैसे आपकी कुछ रिएक्शंस में तो हीट रिलीज हो रही है, वो टेंपरेचर को इंक्रीज करेगी, या जिनमें हीट यूटिलाइज हो रहा है, एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, तो उनके अंदर टेंपरेचर डिक्रीज होगा। तो कुछ कंडीशंस में बॉडी को टेंपरेचर को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी रेगुलेट करती है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। कौन से हार्मोन्स आपकी बॉडी में टेंपरेचर को रेगुलेशन का काम करते हैं? आपके T3 हार्मोन, T3 एंड T4 हार्मोन आपकी बॉडी में क्या करते हैं, आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं T3 और T4 हार्मोन्स। ठीक है, कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है T3 एंड T4 हार्मोन्स? कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है T3 एंड T4 हार्मोन? चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, आपकी हाइपोथैलेमस, या फिर आपकी थायराइड ग्लैंड। विच ग्लैंड सीक्रेट T3 एंड T4 हार्मोन? एनीवन? स्वीटी, उषा, सुस्मिता? ऑप्शन दिए 4 में से एक ऑप्शन तो बता सकते हो। थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड रिलीज करते हैं T3 एंड T4 हार्मोन। these T3 एंड T4 हार्मोन आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में टेंपरेचर को इंक्रीज करना है, मतलब आप देख सकते कुछ पर्सन होते हैं या फिर कुछ एनिमल्स होते हैं जो कोल्ड क्लाइमेट में, जैसे हम पोलर बियर की बात करें तो कोल्ड क्लाइमेटिक आइस वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं, तो उनके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस का रेट होता है वो हाई रेट होता है। अगर कोई पर्सन है वो हॉट क्लाइमेट कंडीशंस में सर्वाइव करता है, उनके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस का रेट होता है क्या होता है, स्लो होता है। और ये मेटाबॉलिक जो रेट है रिएक्शंस का वो रेगुलेट करने का काम करता है T3 एंड T4 हार्मोन, सीक्रेट होते हैं थायराइड हार्मोन। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आपने सुना भी होगा कि अगर कोई पर्सन वीक होता है या फिर मोटा होता है, पतला या मोटा होता है, तो नॉन साइंस के स्टूडेंट भी क्या कहते हैं उनको कि इनका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है। ठीक है, आपने भी सुना होगा। तो मेटाबॉलिज्म कैसे इफेक्ट करता है? किसी ऑर्गेनिज्म का जो मेटाबॉलिज्म है वो किसी को वीक भी कर सकता है और किसी को फैटी भी कर सकता है, ओबेसिटी भी कर सकता है, फैटी पर्सन भी हो सकता है। तो कैसे डिपेंड करेगा? अगर इंडिविजुअल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस का रेट हाई हो तो उसके अंदर वो वीक पर्सन होगा या फैटी पर्सन, ये बताइए। अगर किसी पर्सन के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है उनका रेट अगर हाई है तो पर्सन क्या होगा, वीक पर्सन होगा। अगर किसी पर्सन के अंदर आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस का रेट क्या हो, सॉरी हाई है तो वीक होगा, और आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस का रेट क्या होगा, आपका स्लो हो तो पर्सन क्या होगा, आपका फैटी होगा, ओबेसिटी होगा, आपका लेजी पर्सन होगा। और
मेटाबॉलिक रिएक्शंस का रेट अगर हाई होगा तो पर्सन क्या होगा, मोर एक्टिव होगा। ठीक है, बाकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है किसी भी पर्सन की जो ग्रोथ है या फिर हम बात करें वीक या फ्लेक्सिबल बनाती है, अगर उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हाई हो तो पर्सन आपका क्या होगा, वीक होगा और मोर एक्टिव होगा। बट अगर हम बात करें मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपकी स्लो हो तो पर्सन आपका फैटी होगा, ओबेसिटी होगा और वो कैसा होगा, लेजी होगा। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस का रेट है वो स्लो है, जिसके कारण उनके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत कम जनरेट हो रही है, जिसके कारण वो क्या है, आपके लेजी पर्सन है। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें लिविंग थिंग्स की, वो होता है रीजन फिर से रिपीट करना है इसका। मतलब दोबारा रिपीट करना, मैंने ये कहा है अगर किसी पर्सन का जो मेटाबॉलिक रेट है अगर वो हाई है तो पर्सन आपका एक्टिव होगा और आपका जो पर्सन है वो वीक पर्सन होगा। अगर हम वीक का मतलब पतला होगा वो, ठीक है, फैटी का मतलब वो मोटा होगा, ओबेसिटी होगी। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है तो पर्सन एक्टिव है और पर्सन वीक होगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम है आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन का तो पर्सन लेजी होगा और उनके अंदर जो ओबेसिटी कंडीशंस हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर फूड का डाइजेशन ना हो रहा, आपके जो मेटाबॉलिक रिएक्शन वो परफॉर्म नहीं हो रही, मींस आपके जो मेटाबोलाइट्स है वो आपके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए आपके बॉडी में और वो क्या कर रहे हैं, पर्सन को मोर ओबेसिटी काज कर रहे हैं पर्सन के अंदर। दैट्स व्हाई जो पर्सन है वो आपका लेजी होगा। ठीक है, जितने भी मोटे पर्सन होते हैं, फैटी पर्सन होते हैं वो लेजी होते हैं क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस का रेट स्लो होता है, जिसके कारण वो आपके जो मेटाबोलाइट्स है जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें वो उनकी बॉडी में फैट की लिपिड की फॉर्म में चेंज होकर एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई पर्सन ओबेसिटी हो जाता है और वो क्या हो जाता है, आपका लेजी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, क्लियर हो गया आपको? यस सर। नेक्स्ट है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। वैसे मैं आपको मेनली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बताऊंगा। वैसे तीन टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक होता है आपका फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड होता है आपका बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड होता है आपका इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तीन टाइप के ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, एक होता है आपका फिजिकल, सेकंड बायोलॉजिकल, इसी को हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, और थर्ड है आपका इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, वो होती है आपकी एटम। ठीक है, अगर ह्यूमन थिंग्स की बात करें, लिविंग थिंग्स की बात करें तो फोर जो आपके एटम्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपका आयरन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये भी सम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। बट मेनली जो बायोमोलिक्यूल्स में कंसिस्ट होते हैं वो आपके चार एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये आपके जो एटम्स है, डिफरेंट जो एटम्स है, ये आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्मेशन करते हैं, एक हायर ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें आपका जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर मीथेन की फॉर्मेशन, मीथेन की फॉर्मेशन करता है, और आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 की फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर अमोनिया की फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या कर रहा है, आपकी वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो आपके सबसे जो स्मॉलेस्ट जो आपकी फिजिकल ऑर्गेनाइजेशंस की वो आपकी एटम, these different atoms combine to form a higher organization molecules like methane, CO2, ammonia and water. These molecules group together to form a higher organization that is simple micro molecules. ठीक है, जैसे हम बात करें अमाइनो एसिड्स की बात करें, हम सैकेराइड शुगर मॉलिक्यूल की बात करें, फैटी एसिड की बात करें, आपके नाइट्रोजन बेस की बात करें, पिरुवेट पिरामिड्स की बात करें, तो आपके जो अमाइनो एसिड्स है, शुगर है, फैटी एसिड है, नाइट्रोजन बेस आपके पिरुवेट पिरामिड, वो बने होते हैं आपके मॉलिक्यूल से, लाइक मीथेन, CO2, अमोनिया, वाटर। जैसे हम सिंपल अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर एक तो अमाइनो ग्रुप होता है आपका, एक आपका अल्फा कार्बन के साथ आपका कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एक उसके साथ क्या होती है साइड चेन प्रेजेंट होती है, और एक क्या होता है हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट
जो अमाइनो है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोजन है और आपकी साइड चेन है, अगर बेसिक्स ग्लाइसिन की बात करें, ग्लाइसिन अमीनो एसिड्स की बात करें, तो उसमें साइड चेन में क्या प्रेजेंट होता है? आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो हम इस सिंपल माइक्रोमोलेक्यूल्स की बात करें, अमीनो एसिड्स की बात करें, तो इसमें आपका अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, आपका अमाइनो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो ओनली 4 टाइप्स के एलिमेंट प्रेजेंट है। एक आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सेकंड आपका हाइड्रोजन, थर्ड आपका कार्बन, फोर्थ आपका ऑक्सीजन। तो आपके 4 एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं और ये सभी मॉलिक्यूल्स ग्रुप टुगेदर होकर क्या करते हैं? सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा हमने अमीनो एसिड्स का, या फिर हम ग्लूकोज का एग्जांपल देखते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? आपका C6H12O6। ठीक है, तो इसमें भी आप देखो कि ओनली 3 टाइप्स के एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट है। आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ग्लूकोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओनली 4 टाइप्स के आपके एलिमेंट है जो अबंडेंट प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो आपके बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशंस करते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके सिंपल माइक्रोमोलिक्यूल्स है, ये आपस में ग्रुप टुगेदर होकर कंबाइन होकर मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशंस करते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे हम एग्जांपल की बात करें, आपकी जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स है, ये आपस में ग्रुप टुगेदर होकर क्या करेगी? एक नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस है आपकी मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्मेशंस करेगी। आपकी डिफरेंट अमीनो एसिड ग्रुप टुगेदर होकर क्या करेगी? प्रोटीन की फॉर्मेशंस करेगी। आपके जो शुगर मॉलिक्यूल्स है, ये आपस में क्या करेंगे? पॉलीसैकेराइड्स की फॉर्मेशंस करेंगे। आपके जो फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, ये आपस में कंबाइन होकर लिपिड्स की फॉर्मेशंस करेंगे। आपके जो नाइट्रोजन बेस है और आपकी शुगर है, और ये आपस में कंबाइन होकर क्या करेंगे? आपके न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशंस करेंगे। ठीक है, तो आपके जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो सिंपल माइक्रोमोलिक्यूल्स से मिलकर बने हैं, और ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल्स आपके एटम से मिलकर हुए हैं। ये सभी आपके जो बायोमोलिक्यूल्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ये आपस में ग्रुप टुगेदर होकर नेक्स्ट जो हायर ऑर्गेनाइजेशंस है आपकी ऑर्गेनेलिज की फॉर्मेशंस करेंगे। जैसे हम बात करें ईआर की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी की बात करें, या फिर हम बात करें आपकी राइबोसोम्स की बात करें, कुछ एग्जांपल बता रहे हैं। ये जो आपकी ऑर्गेनेलिज है वो किससे मिलकर बनी होती है? आपकी मैक्रोमोलिक्यूल से। अभी आपकी जो डिफरेंट जो आपकी ऑर्गेनेलिज है, ये ग्रुप टुगेदर होकर एक सेल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इतना जो ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका एटम टू सेल, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम जानते हैं फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। और एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेडअप होते हैं आपकी सेल से, वो सेल से मिलकर बना होता है। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है कि उनके अंदर जो सिंपलेस्ट जो यूनिट होते हैं आपकी सेल्स होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, जो क्या होंगे? आपके सेल से बिल्डअप होंगे। चाहे आपके प्रोकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स की बात करें, एटलीस्ट किसी भी फाइलम की बात करें, उनके अंदर एटलीस्ट सेल तो प्रेजेंट होगी। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस होता है, वो सेल से बिल्डअप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, आपका सेकंड है आपका बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी जो डिफरेंट सेल है वो आपस में ग्रुप टुगेदर होकर फॉर्मेशंस करती है, आपके टिश्यूज के फॉर्मेशंस करते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो डिफरेंट सेल्स है वो आपस में ग्रुप टुगेदर होकर क्या करेगी? टिश्यूज की फॉर्मेशंस करेगी। ठीक है, तो कोई भी सेल्स आपकी टिश्यू की फॉर्मेशंस नहीं करेंगे। जैसे हम बात करें नर्व सेल की बात करें, या फिर हम नेफ्रॉन्स की बात करें, या फिर हम बात करें आपकी आरबीसी सेल्स की बात करें, रेड ब्लड सेल्स की बात करें, तो ये एग्जांपल आपके डिफरेंट सेल्स के जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व सेल्स, नेफ्रॉन्स और आरबीसी। ये नहीं कि कोई भी सेल्स ग्रुप टुगेदर होकर टिश्यू की फॉर्मेशंस कर देगी। इसके लिए 3 कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल होनी चाहिए। एक, उनकी क्या होनी चाहिए? स्ट्रक्चर सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड, उनका फंक्शन सिमिलर होना चाहिए। थर्ड, उनका क्या होना चाहिए? ओरिजिन सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी सेल्स टिश्यू की फॉर्मेशन जब करेगी जब उनकी स्ट्रक्चर सिमिलर हो, फंक्शन सिमिलर हो, ओरिजिन सिमिलर हो। जैसे हम बात करें आपकी जो नर्व सेल्स है नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन्स आपके एक्सिटरी सिस्टम किडनी की फॉर्मेशंस करते हैं, और आपकी आरबीसी सेल्स आपके सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका फंक्शंस आपका आरबीसी सेल्स का गैसिकल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। न्यूरॉन नेफ्रॉन्स का फंक्शंस होता है आपकी बॉडी में यूरिन की फॉर्मेशंस, ब्लड के पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो डिफरेंट फंक्शंस आपके एक्सप्रेशंस में हेल्प करते हैं। तो आपकी जो नर्व सेल्स है नर्व इंपल्स को कैरी करने का काम करती है। ठीक है, आपके
आपकी सेंसरी ऑर्गन से आपके जो सिग्नल्स है, नर्व इंपल्स है, उनको ब्रेन तक लेकर जाती है और ब्रेन से आपके जो आपके ट्रांसपोर्टर्स है, आपकी जैसे ग्लैंड्स है, मसल्स है, उनके तक कन्वे करने का काम करते हैं आपकी नर्व्स है। तो इनका फंक्शन सभी का डिसिमिलर है। अगर हम बात करें आपकी नर्व सेल्स है, नर्व इंपल्स का काम करें, तो कोई भी आपकी नर्व सेल्स, नेफ्रॉन्स और आरबीसी आपस में कंबाइन होकर टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, बिकॉज़ सभी का फंक्शंस क्या आपका डिसिमिलर है। तो तीन कंडीशन अगर फुलफिल करेंगी सेल, तभी वो सेल्स ग्रुप टुगेदर होकर क्या करेंगे, आपकी हायर ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे। थर्ड बात हम करते हैं ओरिजिन की बात करें। ठीक है, आपका ओरिजिन तीन टाइप का हो सकता है, या तो एक्टोडर्मल ओरिजिन हो सकता है, या फिर एंडोडर्मल ओरिजिन हो सकता है, या फिर मेसोडर्मल ओरिजिन हो सकता है अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। जैसे हम बात करें आपकी जो मेसोडर्म है वो आपके ब्लड की फॉर्मेशन करती है, आपके हार्ट की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो आपकी जो ब्लड है वो मेसोडर्मल ओरिजिन के है, हार्ट आपका मेसोडर्मल ओरिजिन का है, तो आपके ब्लड और हार्ट क्या करते हैं, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो कोई भी टिश्यू सिस्टम जब फॉर्म होगा, जब वो क्या होगा, सेम ओरिजिन का होगा। जैसे हम ब्लड की बात करें तो ब्लड आपका एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का। तो आपका ब्लड के अंदर क्या होता है, आपकी डिफरेंट टाइप्स की आपकी ब्लड कोट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर्म्स एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपस में ग्रुप टुगेदर होकर टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल के अंदर जैसे आपके टिश्यू होते हैं, आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, आपके नर्वस टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो सम एग्जांपल है, चार टाइप के एनिमल टिश्यू होते हैं। तो सभी जो टिश्यू है, डिफरेंट जो टिश्यू है, वो ग्रुप टुगेदर होकर क्या करते हैं, आपके नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसकी फॉर्मेशंस करते हैं, आपके ऑर्गन्स की फॉर्मेशंस करेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें आपके ब्लड की बात करें। ठीक है, आपके जो ब्लड सिस्टम है आपका, जैसे हम ऑर्गन्स की बात करें, स्टोमच की बात करें, ठीक है, इसोफेगस की बात करें, ठीक है, या फिर हम सर्कुलेटरी सिस्टम में हम हार्ट की बात करें, ब्लड वेसल्स की बात करें, तो सम एग्जांपल है आपके ऑर्गन्स के। दीज ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म्ड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये आपके डिफरेंट जो ऑर्गन है, जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका ह्यूमन की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एंटीरियर पार्ट पे माउथ प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियर पार्ट पे क्या होता है, एनएस प्रेजेंट होता है। तो उसके अंदर हम पार्ट की बात करें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मेकअप ऑफ होता है आपका इसोफेगस से, स्टोमच से, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी ग्रुप टुगेदर होकर क्या करते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या करेंगे, आपकी ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करेंगे। बट आपको कंडीशन वो याद रखनी है, कोई भी टिश्यू ऑर्गन की फॉर्मेशन नहीं करेगा जब तक वो तीन कंडीशन फुलफिल नहीं करे। उनकी स्ट्रक्चर मस्ट बी सिमिलर होनी चाहिए, फंक्शन मस्ट बी सिमिलर होना चाहिए और ओरिजिन मस्ट बी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। वही टिश्यू आपके ऑर्गन की फॉर्मेशन करेगी जिनकी स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन के अंदर आपके सिमिलर होगी। जैसे आपको पता है जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड तो हो जाते हैं बट डिवीजन के बाद सभी सेल्स एक सेम अलाइक प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। वो सेल्स अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग अपने आप में डिफरेंशिएट लगते हैं। जैसे हम बात करें आरबीसी की, आपकी शेप की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें वो डिफरेंट होती है। न्यूरॉन्स की शेप की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें वो डिफरेंट होती है। नर्व्स की शेप की और स्ट्रक्चर की बात करें तो वो डिफरेंट होते हैं। तो कोई भी सेल्स है अपनी स्ट्रक्चर अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या करती है, मॉडिफाई करती है। दैट्स व्हाई कोई भी सेल टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं कर सकती जब तक वो स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन को क्या नहीं करे, फुलफिल करे। तो आपके जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है वो ग्रुप टुगेदर होते हैं। जैसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो आपने ईच टाइप स्टडी करी आपने फाइलम में, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन, आपका नर्वस सिस्टम, आपके जितने भी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, वो सभी ग्रुप टुगेदर होकर क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम बात करें ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, या फिर हम इनवर्टिब्रेट्स में हम बात करें, हम मोलस्कस में हम बात करें, पाइला की बात करें, तो एक ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गन में क्या, ऑर्गेनिज्म में क्या है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड जो आपका ऑर्गेनाइजेशन था वो आपका बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था और एवरी लिविंग थिंग क्या करता है, आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। एटलीस्ट सेल तो प्रेजेंट होती ही है उसके अंदर। ठीक है, थर्ड जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका स्टार्ट होता है उसमें जो बेसिक यूनिट है वो आपकी ऑर्गेनिज्म है। These organisms group together to form a next higher organization named as population.
ठीक है। तो आपके सेम स्पीसीज के जो इंडिविजुअल है एक गिवन एरिया के अंदर जो प्रेजेंट है पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसको हम पॉपुलेशंस के नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें, ये डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे मैंने 5 6 7 8 9 10 डॉट बनाए, तो ये आपका जो मैंने सर्कल बनाया, आपका रेक्टेंगल बनाया है, ये आपका फिजिकल एरिया है। इस फिजिकल एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट है, टाइम की बात करें कितने टाइम के अंदर प्रेजेंट है, वो उस एरिया की क्या होगी, आपकी पॉपुलेशंस होगी। तो हम पॉपुलेशंस की जब बात करते हो, आप मस्ट भी याद होना चाहिए, हम सिंगल स्पीशीज की बात कर रहे हैं, हम ग्रुप ऑफ स्पीशीज की बात नहीं कर रहे, हम सिंगल स्पीशीज की बात कर रहे हैं कि सिंगल स्पीशीज के कितने इंडिविजुअल एक एरिया के अंदर प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। हम ये क्यों कह रहे हैं पर्टिकुलर टाइम वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, या फिर हम पर्टिकुलर एरिया क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया को यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर हम एरिया को डिफाइन नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल की हम पॉपुलेशन नहीं बता सकते, नंबर नहीं बता सकते। अगर हम टाइम को भी हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे तो भी हम पॉपुलेशंस की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम नंबर की बात नहीं कर रहे। तो आपका पता है आपकी पॉपुलेशन है, आपके लिविंग थिंग्स है, रिप्रोडक्शन शो करते हैं। उन्होंने जैसे रिप्रोडक्शन 5 इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन शो किया, तो रिप्रोडक्शन से उन्होंने क्या अपने यंग वंस को प्रोड्यूस किया और अपने नंबर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो टाइम के अकॉर्डिंग आपका पॉपुलेशंस का साइज में भी इंक्रीज हो सकता है और में भी डिक्रीज हो सकता है। दैट्स व्हाई जो आपके पॉपुलेशंस है उसको हम डिफाइन करते हैं एक सिंगल इंडिविजुअल से, एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में जितने इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं वो उस एरिया की क्या होती है, पॉपुलेशंस होती है। आपका टाइम कैसे, आपको टाइम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग आपकी पॉपुलेशन का साइज में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो आपकी पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन। सेकंड हम बात करें रिप्रोडक्शन के बाद नेटिलिटी की बात करें, बर्थ की बात करें, या फिर हम मोर्टिलिटी की बात करें, डेथ की बात करें, या फिर हम माइग्रेशंस की बात करें। माइग्रेशन में आपका इमिग्रेशन की बात करें या फिर एमिग्रेशंस की बात करें, तो ये सभी कुछ पैरामीटर्स है जो आपकी पॉपुलेशंस के साइज को क्या करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शंस की बात करें तो रिप्रोडक्शन से यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, आपकी नेटिलिटी रेट इंक्रीज होता है, तो आपकी नेटिलिटी से आपकी पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। इमिग्रेशन इनसाइड इनटेक हो रहा है, कोई फॉरेन आपके जो इंडिविजुअल है सेम स्पीशीज के वो इस एरिया के अंदर आ रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो आपकी पॉपुलेशन के साइज को क्या कर रहे हैं, वो इंक्रीज कर रहे हैं। बट आपकी जो मोर्टिलिटी रेट है, आपकी डेथ रेट है, मोर्टिलिटी है, वो आपकी पॉपुलेशन के साइज को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। और एमिग्रेशन एग्जिट होते हैं, आपकी पॉपुलेशन कोई माइग्रेट कर गई, उसके एनवायरमेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं थी, तो वो पॉपुलेशन के साइज को क्या करेंगे, आपकी डिक्रीज करेंगे। तो डिफरेंट पैरामीटर्स है जो आपकी पॉपुलेशंस के साइज को मे बी इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो पॉपुलेशंस की डेफिनेशंस है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए सेम स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में जो इंडिविजुअल प्रेजेंट है उसको हम पॉपुलेशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम हायर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो ग्रुप ऑफ जो आपकी पॉपुलेशंस है वो क्या करते हैं, कम्युनिटी की फॉर्मेशंस करते हैं। ग्रुप ऑफ कम्युनिटी क्या करेगी, आपकी इकोसिस्टम की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, और आपका जो इकोसिस्टम है ये आपका जितने भी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वो क्या होता है, आपका इकोसिस्टम। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, जैसे हम एक्वेरियम की बात करें तो एक टाइप का नेचुरल इकोसिस्टम है। क्रोपलैंड की बात करें जो हम फील्ड में क्रोप को ग्रो करते हैं वो भी एक नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। या फिर हम पोंड इकोसिस्टम की बात करें, लेक इकोसिस्टम की बात करें, तो एक डिफाइंड एरिया के अंदर जो इंडिविजुअल प्रेजेंट है उनका बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। तो इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया जहाँ पे आपके बायोटिक और एबायोटिक आपके जो रिलेशनशिप है, इंटररिलेशनशिप है, उसकी स्टडी की जाती है आपके इकोसिस्टम के अंदर। ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो आपकी हायर ऑर्गेनाइजेशन है उसके फॉर्मेशन करते हैं। आपके इकोसिस्टम क्या करेंगे, बायोस की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे हम इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर आपके 10 बायोजियोग्राफिकल आपके जोन बनाए हुए हैं। ठीक है, 10। ठीक है, और डिफरेंट जो आपके बायोस है वो आपके क्या करते हैं, बायोस्फीयर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो आपके एटम से लेकर जो बायोस्फीयर का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जानते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। और आपका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है
तीन पार्ट में डिवाइड किया है, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड आपका बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड आपका ये वाला इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट सब बाउंड रिपीट करना। मैंने बताया कि आपका जो लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है तीन टाइप का होता है। एक आपका फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आपका एटम से लेके सेल तक का जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। सेकंड जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका वो आपका बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेल से लेके ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन, सिंपलेस्ट यूनिट सेल, लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है आपका इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्ट होता है आपका ऑर्गेनिज्म से और ये आपका एंड होता है आपका बायोस्फीयर। ठीक है, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जितनी भी बायोलॉजी की ब्रांचेज है वो सभी, जितनी भी आपकी सब डिवीजन किया हुआ है वो सभी इन ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन किया हुआ है। जैसे ऑर्गेनिज्म से लेके बायोस्फीयर की स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर, हम उसमें इकोसिस्टम भी पढ़ते हैं, पॉपुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी इंटरेक्शंस के बारे में, हम म्यूचुअलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, हम पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व के बारे में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो ये सब हम स्टडी करते हैं हम इकोलॉजी के अंदर। या फिर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में हम इस वाले फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं कि आपकी सेल किससे मिलकर बनी होती है, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो हम स्टडी करेंगे अभी सेमेस्टर के अंदर, लिपिड के बारे में, प्रोटीन के बारे में, हम ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। या फिर हम सेल बायो के अंदर हम ओनली सेल के बारे में स्टडी करते हैं कि कितने सेल के टाइप होते हैं, कैसे सेल डिवाइड करती है, कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज होती है और कौन सी ऑर्गेनेलिज कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, ये हम आपकी सेल बायो के अंदर पढ़ते हैं। या फिर हम इवोल्यूशंस की बात करें तो आपके सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशंस कैसे होगी, कैसे कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेंट होते हैं, वो हम स्टडी करते हैं इवोल्यूशंस के। अगर हम मोल बायो की बात करें तो आपके मोल बायो के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल कैसे इनहेरिटेंट होता है उसकी स्टडी करते हैं। आपके जैसे डीएनए